Hello dear student, welcome to another exciting lecture for CA Inter Law। अच्छा, अब तक हमने इंट्रोडक्शन टू कंपनीज एक्ट देख लिया, सेक्शन 1 पढ़ लिया, डेफिनेशंस पढ़ लिए जो शुरू होते थे ए से लेके डी अल्फाबेट तक। यस, डी लेटर तक हमने सारा कुछ पढ़ लिया। अब कंटिन्यू करते हैं क्लॉज 37 से। ये वो डेफिनेशंस है जो ई एफ और ऐसे कंटिन्यू होते हैं। ठीक है, चलो तो क्लॉज 37 बात करता है डेफिनेशन ऑफ एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन की। ईसॉप आपने सुना ही होगा, एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन। अच्छा, ये डेफिनेशन इधर है, लेकिन जितने भी प्रोविजंस है ना, दे आर कवर्ड अंडर सेक्शन 62 सबसेक्शन 1 क्लॉज बी। तो ये हम पढ़ेंगे चैप्टर शेयर एंड शेयर कैपिटल में। तो अब फिलहाल सिर्फ इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं कि एग्जैक्टली ये जो एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन है ये किसे मिला जाता है और क्यों दिया जाता है। मेनली तो मुझे ये आपको बताना होता है कि इस सबके पीछे का लॉजिक क्या है। यू शुड अंडरस्टैंड कि व्हाई दिस इज गिवन। ये जितने भी एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन या स्वेट इक्विटी के प्लान्स होते हैं ना, दे आर बेसिकली टू रिटेन द एम्प्लॉयज। अब कौन चाहता है कि ट्रेन्ड एम्प्लॉय, सीजनड एम्प्लॉय जिसके ऊपर हमने इतनी मेहनत की है वो काम छोड़ के चला जाए। तो ये ऐसे तरीके हैं जिससे एम्प्लॉय कंपनी में ही रह जाता है। जैसे सुनो, हम बोलते हैं कि आपकी सैलरी का पार्ट ही है ये। 5 साल अगर आप कंपनी के पास रह जाते हो तो फिर हम आपको ईसॉप देंगे, आप एलिजिबल हो जाते हो। ये एक ऑप्शन है, कंपल्शन नहीं है। इट इज एन ऑप्शन गिवन टू परचेज द सिक्योरिटीज ऑफ द कंपनी एट अ प्री डिटर्मिन्ड प्राइस। तो 5 साल तक वो एम्प्लॉय है, फिर उसे हमने ऑप्शन दी, भाई तू शेयर्स खरीद सकता है एट प्री डिटर्मिन्ड प्राइस। उसको ये ऑप्शन दी जाती है, उसके पास शेयर्स वो खरीद लेता है, फिर वो एक्सरसाइज करने में और उसको ऑप्शन देने में उसमें हम गैप रख लेते हैं। इस तरीके से बस थोड़ा थोड़ा डिले करते जाते हैं ताकि वो एम्प्लॉय कंपनी छोड़ के ही ना जाए। और प्लानिंग भी ऐसी होती है ना, तेरे को एम्प्लॉय ऑप्शन 5 साल कंप्लीट करेगा तो 1000 शेयर्स देंगे, 6 साल कंप्लीट करेगा तो और देंगे। ऐसे करते करते हम उसको लालच देते हैं, वो उधर ही रह जाता है। इट्स नॉट फॉर द बैड ऑफ द एम्प्लॉय, मतलब ऐसा कुछ उसको नुकसान नहीं है, उसको फायदा ही होने वाला है मार्केट से। तो बेटर प्राइस पे ही उसको, कम प्राइस पे ही ये शेयर्स मिल सकते हैं, तो ऐसा कुछ नुकसान नहीं होने वाला है। एंड पीपल मेक अ लॉट ऑफ मनी यू थ्रू दीज एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शंस। तो एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन इज एन ऑप्शन। हम ये वर्ड को अंडरलाइन करेंगे क्योंकि ये हमारा की वर्ड है। इट्स एन ऑप्शन, इट्स नॉट अ कंपल्शन। ऐसा जरूरी नहीं है। किसे दिया जाता है, ठीक है, किसे दिया जाता है? टू डायरेक्टर्स, ऑफिसर्स और एम्प्लॉयज ऑफ द कंपनी, या फिर ऑफ द होल्डिंग कंपनी, सब्सिडरी इफ एनी, और सब्सिडरीज इफ एनी। तो किसे दिया जाता है ये? इसको सी लिख देती हूं मैं, यहां पर अंडरलाइन भी कर देती हूं अभी। ये दिया जाता है ऑप्शन टू एम्प्लॉयज ऑफ आइदर द कंपनी और द होल्डिंग कंपनी और सब्सिडरी कंपनी और कंपनीज इफ एनी। ठीक है, तो ये मेरे डेफिनेशन का थर्ड पार्ट है। तो मैंने अपने डेफिनेशन को 3 पार्ट्स में डिवाइड कर लिया। सबसे पहला पार्ट है कि ये क्या है? ऑप्शन है, कंपल्शन नहीं है। आपकी मर्जी है, खरीदना खरीदो, नहीं करने मत खरीदो, ये एक ऑप्शन है। ठीक है, किसे दिया जाता है? टू डायरेक्टर्स, एम्प्लॉय, ऑफिसर्स या एम्प्लॉयज। बी पार्ट है, डायरेक्टर्स, ऑफिसर्स या एम्प्लॉयज को ये ऑप्शन दिया जाता है। कौन से डायरेक्टर, किसके एम्प्लॉयज को? आइदर ऑफ द कंपनी और होल्डिंग, या अपनी सब्सिडरी कंपनी के एम्प्लॉयज को या डायरेक्टर्स को। क्या है ये ऑप्शन? दे हैव द बेनिफिट और राइट टू परचेज और सब्सक्राइब फॉर द शेयर्स ऑफ द कंपनी। तो ये उनका ऑप्शन है। एट अ फ्यूचर डेट एट अ प्री डिटर्मिन्ड प्राइस। तो ये कितने पार्ट्स हैं, लेकिन यही तो मेरे सारे की पार्ट्स है ना डेफिनेशन के। क्या दिया है हमने? राइट टू परचेज और सब्सक्राइब फॉर द शेयर्स। कब कर सकता है? एट अ फ्यूचर डेट एट प्री डिटर्मिन्ड प्राइस। तो क्या है ये एक ऑप्शन है। किसे दिया गया है? डायरेक्टर्स, ऑफिसर्स या एम्प्लॉयज को। कौन से डायरेक्टर्स, एम्प्लॉयज? ऑफ द कंपनी, होल्डिंग या फिर सब्सिडरी को। क्या है ये ऑप्शन? टू सब्सक्राइब फॉर और टू परचेज द शेयर्स ऑफ द कंपनी इन द फ्यूचर एट अ प्री डिटर्मिन्ड प्राइस। तो ये देखो, लालच दे दिया ना हमने। तू 5 साल रुक जा, तेरे को हम ईसॉप देंगे, तो वो फ्यूचर में खरीद सकता है। अच्छा, तब उसको हम ईसॉप देंगे, फिर उसका एक्सरसाइज करने के लिए हम उसको बोलेंगे तू 6 महीने के बाद कर, 1 साल के बाद कर। तो इस तरीके से हम उसको कंपनी में ही रख लेते हैं। अच्छा, अब मान लो कि उसके पास ऑप्शन है
टू सब्सक्राइब फॉर सिक्योरिटीज एट 100 रुपी पर शेयर। ठीक है, मैं जस्ट एग्जाम्पल ले रही हूँ। 100 रुपीज पर शेयर पे वो कंपनी का एक शेयर मार्केट में से खरीद सकता है। अब अगर कंपनी का जो शेयर मार्केट में प्राइस चल रहा है 150 रुपीज, ठीक है, 150 रुपीज मार्केट प्राइस चल रहा है, और उसको हमने ऑप्शन दिया है टू परचेज एट 100 रुपीज, वो तो परचेज करेगा ही ना, क्योंकि वो परचेज कर लेगा एट 100 रुपीज, वो मार्केट में उसको सेल कर सकता है एट 150 रुपीज एंड ही कैन अर्न अ प्रॉफिट ऑफ 50 रुपीज पर शेयर। तो इसे बोलते हैं इन द मनी। इन द मनी मतलब ये ऑप्शन एक्सरसाइज करने में उसका फायदा है। लेकिन मान लो कि अगर मार्केट में प्राइस हो गया 50 रुपीज पर शेयर, तो क्या वो हमसे 100 रुपए में खरीदेगा? नहीं, वो ये ऑप्शन एक्सरसाइज ही नहीं करेगा, ये आउट ऑफ मनी हो गया। आउट ऑफ मनी मतलब अरे मार्केट में इसे सस्ते में मिल रहा है, तो वो 100 रुपए में क्यों खरीदेगा? उसको शेयर्स खरीदे तो वो मार्केट में 50 रुपीज में नहीं खरीदेगा, तो उसे बोलते हैं आउट ऑफ मनी। ठीक है, तो डिटेल में हम बाद में पढ़ेंगे शेयर एंड शेयर कैपिटल, बट आई जस्ट वांटेड यू टू हैव एन आइडिया कि क्या होता है ईसॉप। ओके, एक्सपर्ट कौन होता है? ये एक्सपर्ट की जो डेफिनेशन है ये हमें मेजरली प्रोस्पेक्टस चैप्टर में काम आएगी, क्योंकि वहां पर प्रोस्पेक्टस में हम पढ़ेंगे कि एक्सपर्ट की ओपिनियन प्रोस्पेक्टस में लिखी जाती है। अच्छा, एक्सपर्ट को 2013 के पहले डिफाइन ही नहीं किया गया था। 2013 में सबसे पहली बार एक्सपर्ट को डिफाइन किया गया है। इसका निमोनिक देती हूं आपको, EVCACSCWA। ठीक है, EVCACSCWA। ई मतलब इंजीनियर, V मतलब वैल्यूअर, CACSCWA तो याद हो जाता है, वो इजी है। तो आएगा CACS कॉस्ट अकाउंटेंट, कॉस्ट एंड वर्क्स अकाउंटेंट बोल लो, या आप CMA लिख लो, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट बोल लो। ठीक है, कॉस्ट एंड CMA लिखती हूँ, आजकल वही बोला जाता है, CWA तो पुराना हो जाएगा, CMA। ठीक है, CACSCMA। तो EV इंजीनियर वैल्यू और CACSCMA, इनको हम एक्सपर्ट मानते हैं। लेकिन उसमें कोई और भी आएगा, एनी अदर पर्सन who has the power or authority to issue a certificate in person, बहुत ज्यादा अंडरलाइन कर लिया ना मैंने, any other person who has the power or authority to issue a certificate in pursuance of any law for the time being enforced। मैं एक आर्किटेक्ट हूँ, मेरा जो एक्ट है जिसके अंडर मैं गवर्न हूँ, जो मुझे रेगुलेट करता है, मैं एक आर्किटेक्ट हूँ, मेरा जो एक्ट है वो मुझे एक सर्टिफिकेट देने की परमिशन देता है, मैं भी एक्सपर्ट हूँ। तो आप एक्सपर्ट तभी माने जाओगे जब आप सर्टिफिकेट देने की अथॉरिटी रखते हो। ओके, तो जैसे डॉक्टर का सर्टिफिकेट नहीं आता, डॉक्टर मेडिकल सर्टिफिकेट, फिटनेस सर्टिफिकेट, तो उनका जो लॉ है वो उन्हें सर्टिफिकेट देने की परमिशन देता है, तो वो भी एक एक्सपर्ट है, वो अपने मेडिकल फील्ड में एक्सपर्ट है। तो एक्सपर्ट वो होता है, या तो वो इंजीनियर हो, वैल्यूअर हो, CACSCMA हो, या फिर उसके पास सर्टिफिकेट इशू करने की अथॉरिटी है। ठीक है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन नहीं आएगा हमारे एग्जाम में। फाइनेंशियल स्टेटमेंट इंपॉर्टेंट है, क्लॉज नंबर भी इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। तो क्लॉज नंबर 40 फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अच्छा, फाइनेंशियल स्टेटमेंट पहले हमने बुक्स ऑफ अकाउंट्स पढ़े थे, फिर अब फाइनेंशियल स्टेटमेंट की डेफिनेशन देख लेते हैं। इन रिलेशन टू अ कंपनी, कितने अच्छे से लॉ बनाया है देखो इन्होंने। हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट किसके कॉन्टेक्स्ट में पढ़ रहे हैं? इन रिलेशन टू अ कंपनी। तो हम कंपनी को ध्यान में रखते हुए पढ़ रहे हैं ये डेफिनेशन। इट इंक्लूड्स, इंक्लूसिव डेफिनेशन है ये भी। क्या आएगा हम हाईलाइट कर लेंगे, बैलेंस शीट आएगी एट द एंड ऑफ द ईयर। ठीक है, वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, लेकिन अगर मेरी कंपनी नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, तो फिर इफ यू आर कैरिंग अ बिजनेस एक्टिविटी नॉट फॉर प्रॉफिट, तो फिर आएगा हमारा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। ठीक है, तो मेरी बैलेंस शीट, मेरा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, मेरा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। कैश फ्लो स्टेटमेंट, हाँ, कैश फ्लो स्टेटमेंट से ना रिलेटेड एक यहाँ पर प्रोवाइजो है, देखो, प्रोवाइडेड दैट द फाइनेंशियल स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू, मैं इसको अंडरलाइन कर लूंगी दूसरे इंक से, 1 पर्सन कंपनी, स्मॉल कंपनी, डोरमेंट कंपनी मे नॉट इंक्लूड कैश फ्लो स्टेटमेंट। मे नॉट इंक्लूड मतलब अगर आपने नहीं बनाया तो भी हम कुछ बोलेंगे नहीं। कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाना एक टीडियस काम होता है, तो एक आपको मैंने रिलैक्सेशन दे दिया, एक प्रिविलेज दे दिया, चलो कोई बात नहीं, तुम कैश फ्लो स्टेटमेंट मत बनाओ। तो ये एक प्रिविलेज दिया गया है ओपीसी, स्मॉल कंपनी, डोरमेंट कंपनी को। अच्छा, स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी इफ एनी, नोट्स टू अकाउंट्स, ये सब बन जाते हैं मेरे
फाइनेंशियल स्टेटमेंट का पार्ट, इन्हें हम बोलते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अब आपको पता है मैं कैसे याद रखती थी जब मैं पढ़ रही होती, तो मेरे सीए इंटर का जब मेरा एग्जाम था तो मैं ऐसे लिख देती थी, बैलेंस शीट, पीएनएल या इनकम एंड एक्सपेंडिचर, कैश फ्लो स्टेटमेंट, चेंजेस इन इक्विटी एंड नोट्स। तो इस तरीके से मैं लेफ्ट हैंड मार्जिन बहुत यूज करती थी। मैं मार्जिन में ना मेरे ऐसे छोटे पॉइंटर्स लिख देती थी ताकि एग्जाम में मुझे वो एज अ फोटोग्राफिक मेमोरी याद आता था, एंड इट रियली वर्क्स। आप भी ये ट्राई कर सकते हो। अच्छा, फाइनेंशियल ईयर, अरे यार बहुत इंटरेस्टिंग है ये फाइनेंशियल ईयर। इतना इंपॉर्टेंट तो नहीं है लेकिन इंटरेस्टिंग जरूर है। अगर मैं सिर्फ ईयर की बात करूं, ठीक है, ये ईयर लिखा है मैंने, तो ईयर क्या होता है? कैलेंडर ईयर, जो ब्रिटिश कैलेंडर ईयर है हम फॉलो करते हैं, कैलेंडर ईयर। न्यू ईयर पे आप सबको बोलते हो ना हैप्पी न्यू ईयर। कब बोलते हो? 1 अप्रैल को बोलते हो न्यू ईयर। 1 जनवरी को हम न्यू ईयर विश करते हैं ना, हैप्पी न्यू ईयर बोलते हैं कि नहीं? तो ईयर, न्यू ईयर, ईयर कब से हमारे दिमाग में, कब से शुरू होता है? 1 जनवरी से। तो क्योंकि ईयर बोला ना तो हमारे दिमाग में यही आता है, जैन टू दिसंबर। लेकिन आप कॉमर्स स्टूडेंट्स हो, मैं अगर आपको बोलूं फाइनेंशियल ईयर क्या होता है तो आप बोलोगे मैम फाइनेंशियल ईयर हमें पता है 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च तक। तो अभी फाइनेंशियल ईयर अगर मैं ऐसी एग्जांपल के तौर पे लूं तो 1 अप्रैल 2022 से लेके 31 मार्च 2023 तक, दैट इज माय फाइनेंशियल ईयर। तो जब ईयर की बात की जाती है दैट इज द कैलेंडर ईयर, और जब फाइनेंशियल ईयर की बात की जाती है दैट बिगिंस फ्रॉम 1 अप्रैल, हर कॉमर्स स्टूडेंट को ये तो पता ही होगा, एंड इट एंड्स ऑन 31 मार्च। ठीक है, तो दिस इज माय फाइनेंशियल ईयर इन रिलेशन टू अ कंपनी और अ बॉडी कॉर्पोरेट। अच्छा, कभी कभार लिखते हैं इन रिलेशन टू अ कंपनी, अब लिखा है इन रिलेशन टू अ कंपनी और अ बॉडी कॉर्पोरेट। हमने पढ़ा था मीनिंग एंड डिफरेंस बिटवीन कंपनी एंड बॉडी कॉर्पोरेट, याद है कि नहीं? ठीक है, तो इन रिलेशन टू अ कंपनी और अ बॉडी कॉर्पोरेट, ये मेरा फर्स्ट पार्ट ऑफ द डेफिनेशन। अगर मैं पार्ट्स में डिवाइड करती हूँ तो इन रिलेशन टू अ कंपनी और अ बॉडी कॉर्पोरेट, financial year means the period ending on 31st March of every year, and where the company is incorporated on or after। अच्छा, ये मेरा सेकेंड पार्ट हो गया। क्या हो रहा है? तो सेकेंड पार्ट हो गया। थर्ड पार्ट, वेयर द कंपनी इज इनकॉर्पोरेटेड ऑन और आफ्टर 1st day ऑफ जनवरी ऑफ अ ईयर। अब यहां पर ईयर यूज किया है, कैलेंडर ईयर। द पीरियड एंडिंग ऑन 31st March ऑफ द फॉलोइंग ईयर। अरे यार कंफ्यूज कर रहे हैं, बिल्कुल मत होना, मैं एक टेबल दूंगी आपको, उससे क्लियर हो जाएगा। इन रिस्पेक्ट ऑफ विच द फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ द कंपनी और द बॉडी कॉर्पोरेट इज मेड। अभी सुनो, हम एक नोट लिखेंगे, उससे ये सब कुछ क्लियर हो जाएगा। आई गिव यू एग्जांपल्स ऑल्सो, ठीक है? चलो, इसके नीचे ना एक नोट हम लिखेंगे फाइनेंशियल ईयर को लेके। नोटबुक ले आओ, फाइनेंशियल ईयर। चलो, अब मान लो कि एक आपकी कंपनी है, मैं आपको डिफरेंट सिनेरियोज देती हूँ, ठीक है? चलो, आपकी कंपनी है जो इनकॉर्पोरेट हुई थी 2 मई 2022, ठीक है? तो आपकी कंपनी है जो इनकॉर्पोरेट हुई थी ऑन 2 मई 2022। तो आपको लिखना है आपका फाइनेंशियल ईयर एंड्स ऑन, क्या लिखोगे? कब एंड होगा मेरा फाइनेंशियल ईयर? 31st March 2023। यस और नो? अगर आपकी कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई थी ऑन 2 मई 2022 तो आपका ईयर एंड होगा ऑन 31st March 2023। अगर आपकी कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई है 31st December 2022 को, तब भी आपका ईयर एंड होगा 31st March 2023। लेकिन अगर आपकी कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई है लेट्स से ऑन 1st of Jan 2023,
या फिर एनी टाइम देयर आफ्टर, जैसे 1 ले लो या फिर 20 ले लो, ठीक है। तो उस जो 1 जनवरी के बाद अगर आपकी कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई है, तब आपका फाइनेंशियल ईयर 31 मार्च 2023 को नहीं, बल्कि 31 मार्च ऑफ द फॉलोइंग ईयर, मतलब 2024 को एंड होगा। क्यों? अब देखो 1 जनवरी 2023 मतलब अभी 3 महीने ही हुए हैं यार कंपनी को इनकॉर्पोरेट हुए, या फिर मैंने 20 फेब को ही कंपनी इनकॉर्पोरेट की है। तो मैं और एक एग्जांपल लिख देती हूँ ना यहाँ पर, ये या फिर 20 फरवरी को हुई थी, तो आपको क्लियर आ जाएगा कि ऐसा जरूरी नहीं 1 जनवरी ही होना चाहिए, कोई भी उसके बाद वाली डेट हो सकती है। अरे यार 2 महीने हुए हैं कंपनी को इनकॉर्पोरेट हुए और आप बोलते हो फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना लो। क्या बनाओ? 2 महीने की फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनती है क्या? होता है बुक्स भी बनाने के लिए कोई ट्रांजैक्शन नहीं है मेरे पास में। ऐसा थोड़ी नहीं होता कंपनी शुरू हो गई और सारे ट्रांजेक्शन करने लग गई, हाई वॉल्यूम करने लगी, एक खादा भी ट्रांजेक्शन ही क्या रिकॉर्ड करूँ उसमें। तो लॉ बोलते हैं कि यार वी ऑल्सो अंडरस्टैंड कि ये बहुत इम्प्रैक्टिकल हो जाएगा, तो इसीलिए आपका जो फाइनेंशियल ईयर है वो एंड होगा ऑन 31 मार्च 2024। अच्छा, तो अब ये केस में 2 मई से लेकर 31 मार्च 2023 तक मैं अपने बुक्स बनाऊंगी। यस, ये देखो यहाँ पर 2 मई से लेकर 31 मार्च ये पीरियड के मेरे बुक्स बनेंगे। यहाँ पर 31 दिसंबर से लेके 31 मार्च तक, और यहाँ पे जब इनकॉर्पोरेट हुई थी वहां से लेके 31 मार्च 2024 तक। अब सोचने वाली बात ये है कि मैम आपने जो सेकेंड एग्जाम्पल लिखा है ना, उसमें कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई थी 31 दिसंबर को और आपका ईयर एंड उधर हो गया था 3 महीने में। अब आप बोल रहे हो कि 3 महीने में कौन से इतने ट्रांजैक्शन होते हैं, वाई शुड आई एंड माई ईयर। और सेकेंड केस में मतलब एक ही दिन का फर्क है, 31 दिसंबर और 1 जनवरी, बस एक ही दिन का फर्क है। फिर भी आपने थर्ड सिनेरियो में बोल दिया कि ईयर एंड होगा इन 2024, और यहाँ पे 31 दिसंबर को अगर कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई है तो ईयर एंड तभी हो जाएगा 31 मार्च को। ऐसा क्यों? एक दिन में क्यों पूरा फाइनेंशियल ईयर का ही चेंज हो जाता है? देखो अब आई कांट हैव डिफरेंट सॉल्यूशंस फॉर डिफरेंट कंपनीज ना। अब आपकी एक कंपनी है जो बोलती है नहीं भले ही मैं 1 जनवरी को इनकॉर्पोरेट, मुझे तो 31 मार्च 2023 को ही मेरे अकाउंट्स एंड करने हैं। या दूसरी कंपनी बोलती है नहीं नहीं 3 महीने में क्या अकाउंटिंग होगी, मेरे को तो 31 मार्च 2024 में करना है। वी कांट हैव डिफरेंट रूल्स ना। तो इसीलिए लॉ ने सबके लिए एक स्टैंडर्ड रूल बना लिया, और कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। तुम लोग मेरे पास बार बार क्वेश्चन पूछने मत आओ। ये सब अवॉइड करने के लिए हमने बोला कि देखो भाई, अगर तुम 2022 में इनकॉर्पोरेट हो गए हो, ठीक है, उस साल में इनकॉर्पोरेट हो गए हो, तो अगले साल 31 मार्च 2023 को तुम्हारा ईयर एंड हो जाएगा। लेकिन तुमने अपना ईयर ही चेंज कर दिया, तुम तो इनकॉर्पोरेट हुए हो 1 जनवरी 2023 को, तो फिर इन दैट केस योर ईयर विल एंड ऑन 31 मार्च 2024। कोई कंफ्यूजन नहीं चाहिए मुझे। तो लॉ बहुत ही क्लियर है, 22 में इनकॉर्पोरेट हुए थे तो 31 मार्च को आपका ईयर एंड हो जाएगा। आपने अगले साल में 1 जनवरी को कर दिया, तो उस साल में अभी 3 महीने में क्या करोगे, तो फिर और टाइम ले लो। तो कहना है इसे, अगर मेरी कंपनी 1 जनवरी 2023 को इनकॉर्पोरेट हुई है, मेरा ईयर एंड होता है 31 मार्च 2024, तो देखा जाए तो हम 15 मंथ्स के लिए अपना अकाउंट्स प्रिपेयर करेंगे। यस, 3 महीने अभी के और नेक्स्ट जो मेरा 12 मंथ्स का पीरियड है, तो मेरे फाइनेंशियल्स ये तो सिर्फ फर्स्ट ईयर के लिए ही होगा ना, बाद में ऐसा नहीं होगा। यू कैन नॉट से भाई अभी से लेके मेरा फाइनेंशियल ईयर 15 महीने का होगा, ऐसा नहीं है। ये तो सिर्फ फर्स्ट ईयर की बात हो रही है, और फर्स्ट में भी मैक्सिमम टाइम आपको हम 15 मंथ्स का ही देते हैं, ठीक है। मैक्सिमम हम आपका फाइनेंशियल ईयर 15 मंथ्स तक ही जाने देते, उससे ज्यादा हम जाने ही नहीं देते। मैक्सिमम यही पीरियड होगा ना। अच्छा, मेरी कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई थी 31 दिसंबर, तो कर दिया ना मैंने आपको, 3 महीने में ही आपका फाइनेंशियल ईयर क्लोज कर दिया ना। मैक्सिमम मैं आपको जाने देती हूँ 15 मंथ्स तक, उससे ज्यादा नहीं। ऐसे नहीं होगा कि मैं 18 महीने के अकाउंट साथ में बनाऊँ, ये पॉसिबल नहीं है। अच्छा, ये हो गई मेरे पहले साल की कहानी। हर साल मुझे 15 महीने नहीं मिलेंगे। तो जब सब्सिक्वेंट की मैं बात करूं, तो इसका सब्सिक्वेंट फाइनेंशियल ईयर कब होगा अभी बता। ये जो कंपनी थी विच वॉज इनकॉर्पोरेटेड ऑन 1 जनवरी 2023, इसका जो मेरा फर्स्ट फाइनेंशियल ईयर है, ठीक है, फर्स्ट फाइनेंशियल ईयर एंडेड ऑन 31 मार्च 2024, तो फिर इसका सब्सिक्वेंट कब एंड होगा? सब्सिक्वेंट दैट इज सेकेंड फाइनेंशियल ईयर। मैं ये इरेज कर दूं, ये मुझे कंफ्यूज कर रहा है।
माई सेकेंड फाइनेंशियल ईयर विल एंड ऑन 31st March 2025 एंड सो ऑन। फिर तो मुझे 12 मंथ्स का ही टाइम मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये सिर्फ हमारे नॉलेज के लिए है। 15 मंथ्स का हो गया मेरा फाइनेंशियल ईयर, उसके बाद में मेरा 12 मंथ्स का जो रेगुलर साइकिल है वो शुरू हो जाएगा। तो ये है स्टूडेंट्स फाइनेंशियल ईयर की कहानी। आपको चाहिए तो आप वीडियो पॉज करके ये लिख सकते हो। डन। अच्छा चलो, मुझे ना यहाँ पर पहले वो टेक्स्ट बुक में से रीड करना है, फिर वो प्रोवाइजो पढ़ती हूँ आपके लिए। इन रिलेशन टू एनी कंपनी और अ बॉडी कॉर्पोरेट, फाइनेंशियल ईयर मीन्स द ईयर एंडिंग ऑन 31st March एवरी ईयर। ये मैंने सेकेंड पार्ट बना लिया। वेर इट हैज बीन इनकॉर्पोरेटेड ऑन और आफ्टर 1st January, then the period year ending on 31st March of the next year in respect of the financials are made। ये मेरा पूरा अच्छे से मैंने आपको चार्ट फॉर्मेट में दे दिया। प्रोवाइजो पढ़ लेते हैं। वेर अ कंपनी और अ बॉडी कॉर्पोरेट, यहाँ पर भी उन्होंने वही फॉलो किया है। वेर अ कंपनी और ए बॉडी कॉर्पोरेट विच इज अ होल्डिंग और सब्सिडरी और एसोसिएट ऑफ अ कंपनी इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया। अभी ये बिना एग्जाम्पल के तो ये समझेगा ही नहीं, तो प्रोसीड करने से पहले बस इतनी इंफॉर्मेशन से रिलेटेड एक एग्जाम्पल कर लेते हैं। पेप्सिको, ये बहुत ही फेमस कंपनी है, पेप्सिको इंक। ये एक कंपनी है, इज अ कंपनी इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया। ये एक बॉडी कॉर्पोरेट हुई, याद है हमने पढ़ा था। तो पेप्सिको ये एक बॉडी कॉर्पोरेट है, इट इज इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया, लेकिन इसी की एक इंडियन सब्सिडियरी है। क्यों? क्योंकि इंडिया में वो अच्छा बिजनेस कर रही है ना, तो बिजनेस करने के लिए इट इज बेटर कि वो सब्सिडरी के थ्रू करे। ग्लोबल कंपनी है ये, तो उन्होंने एक सब्सिडरी बनाई है, पेप्सिको इंडिया होल्डिंग्स प्राइवेट लिमिटेड। इंडिया क्यों वर्ड डाला है? क्योंकि उनकी ऐसे बहुत सारी सब्सिडरीज होंगी इन डिफरेंट कंट्रीज, तो पता तो चले कि कौन सी सब्सिडरी की बात हो रही है। तो पेप्सिको इंडिया होल्डिंग्स प्राइवेट लिमिटेड ये उसकी एक सब्सिडरी है। अच्छा, पेप्सिको इंडिया जो है ये रजिस्टर्ड इन इंडिया है, इसका रजिस्टर्ड ऑफिस भी इंडिया में ही है। सो दिस विल बी कंसिडर्ड एज अ कंपनी अंडर सेक्शन 2 क्लॉज 20। तो क्योंकि ये कंपनी है एज पर आवर कंपनीज एक्ट 2013, ये तो फॉरेन नहीं बोलूंगी, मैं बोलूंगी कंपनी इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया। ये तो हमारे कंपनीज एक्ट में कवर्ड ही नहीं है, लेकिन हाँ उसकी जो इंडियन सब्सिडरी है वो तो कंपनी मानी जाएगी। क्योंकि ये कंपनी है, इसका फाइनेंशियल ईयर विल बी डिटरमिन्ड एज पर द कंपनीज एक्ट, जो बोलता है फाइनेंशियल ईयर 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च तक होना चाहिए। अब सुनो ट्विस्ट कहां पर आएगा। ये जो पेरेंट कंपनी है ये फॉलो करती है कैलेंडर ईयर, मान लो। क्यों? क्योंकि उसकी उनका लॉ अलाउ करता है ना, तो ये फॉलो करते हैं कैलेंडर ईयर जो है 1 Jan से लेके 31 मार्च तक। ठीक है, तो ये फॉलो करते हैं कैलेंडर ईयर, लेकिन मेरी जो इंडियन सब्सिडरी है वो फॉलो करती है फाइनेंशियल ईयर 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च तक। अब दोनों अपने अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स बना रहे हैं, लेकिन वी ऑल्सो वॉन्ट टू नो कि हाँ ये जो पेप्सिको होल्डिंग कंपनी है उसकी जितनी भी सब्सिडरीज हैं उनको जब हम मिलाएंगे तो उसके कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल्स क्या होंगे। क्यों? क्या जरूरत है ये सब करने की? अरे मालूम तो पड़े एज अ ग्रुप हम कैसे परफॉर्म कर रहे हैं। देखो इंडिविजुअली तो हर कोई शाइन करता है, बट एज अ ग्रुप मेरा कितना वैल्यू है, मेरे क्या ट्रांजैक्शन है, एज अ ग्रुप मेरी क्या पोजीशन है, इन सब के लिए हम कंसोलिडेटेड अकाउंट्स बनाते हैं, हम कंसोलिडेशन करते हैं। अब जब कंसोलिडेशन करने जाएंगे
तो पेरेंट कंपनी बोलती है मेरा तो पीरियड 1 जनवरी से 31 दिसंबर है, और सब्सिडरी जो इंडिया की है वो बोलती है नहीं, मुझे तो बोला गया है कि 1 अप्रैल से 31 मार्च के फाइनेंशियल्स बनाने हैं। क्या हम इनके अकाउंट्स को कंसोलिडेट कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे, क्योंकि दोनों का जो अकाउंटिंग पीरियड है वही डिफरेंट है। अच्छा, इसी तरीके से जब पेरेंट कंपनी को अपने सारे सब्सिडरीज हैं उनके फाइनेंशियल्स कंपेयर करने हैं, तो हम बोलते हैं मेरे फाइनेंशियल्स तो 1 अप्रैल से 31 मार्च बने हैं, उनकी दूसरी सब्सिडरी बोलती है हमने कुछ और फाइनेंशियल। कंपैरिजन विल नॉट बी पॉसिबल। इसीलिए हमने बोला है कोई बात नहीं, ये जो पेप्सिको इंडिया होल्डिंग्स प्राइवेट लिमिटेड है ना, आप एक काम करो, आप एक एप्लीकेशन कर दो टू द सेंट्रल गवर्नमेंट। फिर सेंट्रल गवर्नमेंट आपको अलाउ करेगा, आपको परमिशन देगा, ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट फिर आपको परमिट करेगा या फिर अलाउ करेगा टू हैव एनी अदर फाइनेंशियल ईयर टू फॉलो। अब यहां पर मैं बोलती हूँ एनी अदर फाइनेंशियल ईयर, फिर ऐसा कंपलसरी नहीं है कि आप कैलेंडर ईयर ही फॉलो करो। अब इतनी लिबर्टी दे रहे हैं तो भाई तेरी मर्जी है। अभी देखो 1 अप्रैल से 31 मार्च नहीं फॉलो करना है ना, तो तू कोई भी फाइनेंशियल ईयर फॉलो कर दे, अभी उसमें हम कुछ नहीं बोल सकते, बिकॉज इट इज गुड फॉर कंसोलिडेशन, इट इज गुड फॉर योर बिजनेस, तो हम इतना रिजिड नहीं होना चाहते। अब मेरी एक कंपनी है जो इंडिया में ही इनकॉर्पोरेट हुई थी, उसकी कोई पेरेंट कंपनी नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो उन्होंने देखा अरे यार पेप्सी को कैसे अलाउ कर दिया इन्होंने कैलेंडर ईयर, मुझे भी वही करना है, मैं भी कर सकती हूँ। नहीं, मैं नहीं कर सकती। क्यों? क्योंकि ये जो ऑप्शन है ये तभी अवेलेबल होगा जब मेरी एक कंपनी इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड है, उसकी सब्सिडरी या होल्डिंग या कोई कंपनी यहाँ पर है, और फिर उनके बुक्स जब हमको कंसोलिडेट करना है, प्रॉब्लम आ रही है, तो बस उन्हीं को ये ऑप्शन दिया जाएगा। आपकी और मेरी कंपनी जो ये सिनेरियो में फॉल ही नहीं करती, उन्हें ये सब चेंज करने की परमिशन नहीं मिलेगी। ठीक है, तो ये फिर आप देख लो आपको लिखना है कि नहीं, देन वी विल कंटिन्यू। ये देखो यहाँ पर ये वाला नोट है और इधर ये है, आई जस्ट वेट, आपको कुछ लिखना है तो लिख लो। डन। चलो ये वीडियो कभी भी पॉज करके नोट्स बना लो, बिकॉज यही नोट्स आपको बाद में काम आएंगे। हो गया ना लिख के? ठीक है, अभी रीड कर लेते हैं, अभी अच्छे से समझ में आ जाएगा आपको। provided where a company or body corporate which is a holding or a subsidiary or an associate of a company incorporated outside India। रुको, मैंने क्या एग्जांपल्स दिए वो देखो। मैं कौन हूं? मैंने आपको सब्सिडरी का एग्जांपल दिया, आप कोई भी हो सकते हो, आप होल्डिंग भी हो सकते हो ऑफ अ कंपनी इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया। ठीक है, मैंने एग्जांपल लिया था सब्सिडरी का, मेरी सब्सिडरी थी पेप्सिको इंडिया, मैं थोड़ा शॉर्ट में लिख रही हूँ, होल्डिंग्स प्राइवेट लिमिटेड। ठीक है, I am a subsidiary of a company incorporated outside India, that is PepsiCo Inc. And is required to follow a different financial year for consolidation। हम consolidation word को highlight करेंगे, ये मेरा keyword है। It is required to follow, तो पेप्सिको इंडिया होल्डिंग इज रिक्वायर्ड टू फॉलो अ डिफरेंट फाइनेंशियल ईयर फॉर कंसोलिडेशन ऑफ इट्स अकाउंट्स आउटसाइड इंडिया, क्योंकि मुझे मेरे अकाउंट्स आउटसाइड इंडिया कंसोलिडेट करने हैं। देन द सेंट्रल गवर्नमेंट मे ऑन एन एप्लीकेशन मेड बाय दैट कंपनी। अभी ये दैट मतलब कौन सी कंपनी, किसको एप्लीकेशन करनी है? पेप्सिको इंडिया होल्डिंग्स प्राइवेट लिमिटेड, इसको एप्लीकेशन करनी पड़ेगी। ओके, सो देन दे विल हैव टू अप्लाई, दिख रहा है ना, ऑन एन एप्लीकेशन मेड बाय दैट कंपनी और बॉडी कॉर्पोरेट इन सच फॉर्म एंड मैनर, वो भूल जाओ, allow any period as its financial year whether or not that period is a year। फिर अभी इतनी लिबर्टी दे रहे हैं तो भाई तू देख ले, भाई देखो क्या करना है, वो ईयर लेना है जैन टू दिसंबर या आपको फेब्रुअरी टू जनवरी लेना है, वो आपकी मर्जी है। फिर वो ईयर है नहीं है वो हमको नहीं पता, अभी पूरी लिबर्टी दे दी है आपको फिर हमने। ठीक है, तो ये थी मेरी डेफिनेशन ऑफ फाइनेंशियल ईयर। देन वी हैव द डेफिनेशन ऑफ
फॉरेन कंपनी। अच्छा, फॉरेन कंपनी तो वैसे मैं नेक्स्ट जो चैप्टर है टाइप्स ऑफ कंपनीज वहां पर भी पढ़ने वाली हूँ, मतलब आपको पढ़ाने वाली हूँ। तो इधर मुझे नहीं लगता इतना डिटेल में जाए, हम वहां पे करने ही वाले, और भी बहुत थोड़े से पॉइंट्स है जो मुझे आपको बताने हैं। पर कीवर्ड्स क्या है, कीवर्ड्स क्या है वो हाईलाइट कर लेते हैं। फॉरेन कंपनी मींस एनी कंपनी और अ बॉडी कॉर्पोरेट। देखो अभी ये वर्ड्स के ना हमको मीनिंग समझ में आने लग गए हैं। इट मीन्स एनी कंपनी और अ बॉडी कॉर्पोरेट इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया। मैम ये तो आउटसाइड इंडिया है, फिर इनको हम क्यों पढ़ रहे हैं? अरे इट इज इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया बट इट इज हैविंग अ प्लेस ऑफ बिजनेस इन इंडिया। कैसे? either by itself or through an agent. We are present either physically or electronically, जैसे ईमेल से, फैक्स से, या क्लाउड कंप्यूटिंग, डेटा कंप्यूटिंग, या मेरे शॉप है, फैक्ट्री है, यहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, प्लांट है, हम प्रेजेंट है इंडिया में। या फिर वी कंडक्ट बिजनेस एक्टिविटी इन इंडिया इन एनी अदर मैनर, कुछ कोई ना कोई मैनर से हम यहाँ पर प्रेजेंट। भाई तुम इंडिया में बिजनेस कर रहे हो तो तुमको इंडियन लॉज अप्लाई करेंगे, भले यू आर इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया, बट बिकॉज यू आर डूइंग बिजनेस इन इंडिया तो वो इंडियन बिजनेस को इंडियन लॉ अप्लाई करेगा। आप ये नहीं बोल सकते नहीं मेरे रूल्स वहां पर अलग है, भाई तुम इंडिया में बिजनेस करो तुमको यही अप्लाई करेगा। आगे डिटेल में पढ़ेंगे विद एग्जांपल्स ऑल्सो। फ्री रिजर्व्स भी हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर शेयर एंड शेयर कैपिटल में, तो ये भी मैं वहां पर ही कराऊंगी क्योंकि इसमें मेरे बहुत सारे डिटेल एग्जाम्पल्स हैं, मुझे अभी आपको बर्डन नहीं करना है, अभी जस्ट स्टार्ट किया हमने लॉ। तो फ्री रिजर्व्स वहीं पर पढ़ेंगे। सिर्फ अभी इतना ही याद रख लो कि फ्री रिजर्व्स आर दोज रिजर्व्स विच आर अवेलेबल फॉर डिस्ट्रीब्यूशन इन द फॉर्म ऑफ डिविडेंड। उसका कोई फिक्स्ड पर्पस ही नहीं है। वो जो रेवेन्यू प्रॉफिट हुआ है मेरा, जो रेगुलर बिजनेस एक्टिविटी से मेरा प्रॉफिट हुआ है, उसका कोई स्पेसिफिक पर्पस नहीं है, वो फ्री ऐसे ही पड़ा हुआ है जो डिविडेंड के तौर पे मैं डिस्ट्रीब्यूट कर सकती हूँ, दैट इज नोन एज फ्री रिजर्व। ठीक है। ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसीट तो आपके सिलेबस में ही नहीं है। गवर्नमेंट कंपनी क्लॉज के साथ डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है, गवर्नमेंट कंपनी इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम है, आगे भी आएगा तो उधर हम थोड़े और पॉइंट्स ऐड कर देंगे, लेकिन फिलहाल इसको डिस्कस कर लेते हैं विद एग्जांपल्स। क्लॉज नंबर इंपॉर्टेंट है, सेक्शन 2 क्लॉज 45 ईयर याद रखना है आपको। डेफिनेशन तो बाय हार्ट करनी है, इस पे बहुत केस बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं, बाय हार्ट करनी है, इसको इंपॉर्टेंट मार्क कर दो आप। गवर्नमेंट कंपनी मींस, अच्छा मींस मतलब ये मीनिंग बता रहे हैं, ये एक्सप्लेन करे कि गवर्नमेंट कंपनी क्या होती है। ये पढ़ा था ना फाउंडेशन में आपने। इन विच नॉट लेस देन मतलब एटलीस्ट 51%, 50 नहीं है 51% है, ऑफ द पेड अप शेयर कैपिटल इज हेल्ड आइदर बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। मैं ऐसे नोट्स बना रही हूँ, देखो कौन होल्ड कर रहा है एटलीस्ट 51%, सेंट्रल गवर्नमेंट या फिर वन और मोर स्टेट गवर्नमेंट्स, या फिर पार्टली बाय सेंट्रल, पार्टली बाय वन और मोर स्टेट गवर्नमेंट या गवर्नमेंट्स। ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है। इट इंक्लूड्स अ कंपनी विच इज अ सब्सिडरी ऑफ सच गवर्नमेंट कंपनी। तो गवर्नमेंट कंपनी की अगर सब्सिडरी है तो उसे भी गवर्नमेंट कंपनी माना जाएगा, उसको भी यही रूल्स अप्लाई करेंगे जो गवर्नमेंट कंपनी को अप्लाई करते हैं। मैम गवर्नमेंट कंपनी को डिफाइन ही क्यों किया है हमारे एक्ट में? बिकॉज कई सेक्शंस में आप देखोगे रूल्स आर डिफरेंट फॉर गवर्नमेंट कंपनी, जैसे ऑडिट एंड ऑडिटर्स में। वैसे तो ऑडिटर ऑफ अ कंपनी इज अपॉइंटेड बाय द मेंबर्स इन द एनुअल जनरल मीटिंग, तो अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर इज वन ऑफ द ऑर्डिनरी बिजनेसेस। लेकिन ऑडिटर ऑफ अ गवर्नमेंट कंपनी इज अपॉइंटेड बाय द कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। तो कई जगहों पे इनको हम रिलैक्सेशन देते हैं या इनके लिए हमने कोई अलग प्रोविजंस बनाकर रखे हुए। तो गवर्नमेंट कंपनी को पहले डिफाइन करेंगे तभी तो जाके उसके प्रोविजंस हम पढ़ पाएंगे और समझ पाएंगे, तो इसीलिए गवर्नमेंट कंपनी को हमने डिफाइन किया है। अच्छा, ये जो सब्सिडरी, इसका मैं आपको एग्जाम्पल दे देती हूँ, आप लिख सकते हो अपने नोट्स में उसके एग्जाम्पल। मैंने ना आपके लिए बना, हाँ ये मैंने बना के रखा हुआ है चार्ट यहाँ पर। कोल इंडिया ये एक गवर्नमेंट कंपनी है, ठीक है, कोल इंडिया लिमिटेड ये एक गवर्नमेंट कंपनी है, इसकी दो सब्सिडरीज हैं, दैट इज भारत कोकिंग कोल लिमिटेड एंड सेंट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड। ये दो सब्सिडरीज, वैसे तो और भी हैं, और भी कई सब्सिडरीज हैं, लेकिन मैंने दो एग्जांपल्स लिए, ये सब्सिडरी को भी गवर्नमेंट कंपनी माना जाएगा, डीम्ड गवर्नमेंट कंपनी है। अच्छा, फिर ये आ गई आपकी पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड, ये एक गवर्नमेंट कंपनी है, इसकी मैंने दो सब्सिडरीज लिए, और भी दो हैं। तो इनकी सब्सिडरीज है पीएफसी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड, इसका कोई लोगो नहीं मिला, कोई लोगो है नहीं मेरे ख्याल से, हाँ
और दूसरी है पीएफसी कंसल्टिंग लिमिटेड, ये देखो यहाँ पे लिखा है होली ओन सब्सिडरी ऑफ पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड। इन दो सब्सिडरीज को भी हम गवर्नमेंट कंपनी मानेंगे, ठीक है, तो इनको भी हम गवर्नमेंट कंपनी ही मानेंगे, ये सब्सिडरीज है, जो रूल्स गवर्नमेंट कंपनी को अप्लाई करते हैं वो इन सब्सिडरीज को भी करते हैं। तो आपको ये लिखना है, तो एज एन एग्जाम्पल आप लिख सकते हो। हो गया, ये देखो, डन, ओके। चलो, तो अब तक हमने क्या पढ़ा, हमने ये गवर्नमेंट कंपनी तक पढ़ लिया, ठीक है, क्लॉज 45। एक अलग वीडियो है आपको वो क्लॉज नंबर्स याद कराने का, देखा कि नहीं? चलो, अब पढ़ते हैं व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ होल्डिंग कंपनी। सिंपल है, क्लॉज नंबर आपको याद करके जाना पड़ेगा, क्लॉज 46, बिकॉज इट इज इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम। होल्डिंग सब्सिडी पे दे मे आस्क योर क्वेश्चन, ऐसा कुछ कंपलसरी नहीं है, दे मे आस्क यू क्वेश्चन, बट केस बेस्ड क्वेश्चन आने के ज़्यादा चांसेस होते हैं, तो उसमें डेफिनेशन लिखनी पड़ेगी। क्लॉज 46, इन रिलेशन टू वन और मोर कंपनीज, मतलब हम दूसरे कंपनी को ध्यान में रखते हुए अपने आप को होल्डिंग कब बनाएंगे। इट मीन्स अ कंपनी ऑफ विच सच कंपनीज आर सब्सिडरी, तो अगर वो मेरी सब्सिडरी है तो मैं उसकी होल्डिंग हूं। ओके, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, ये नॉट इंपॉर्टेंट। इशूड कैपिटल विच इज इशूड फ्रॉम टाइम टू टाइम, इट्स लाइक ऑफर किया हुआ है मैंने। की मैनेजरियल पर्सनल, यस, की मैनेजरियल पर्सनल। केएमपी कौन होता है, इसमें कुछ एक्सप्लेन करने वाला नहीं है वैसे, लेकिन आपको लर्न जरूर करना पड़ेगा। क्लॉज 51, ये भी याद करके जाना पड़ेगा आपको, क्लॉज का जो नंबर है, यस। की मैनेजरियल पर्सनल कौन होते हैं, कंपनी में कुछ भी गड़बड़ होगी तो किसको किसको हम लायबल करें, वो जानने के लिए ये डेफिनेशन बनाई गई है। हु इज हेल्ड लायबल, कौन है, बोलो कौन है तुम्हारा इंपॉर्टेंट पर्सन, कौन है। इन रिलेशन टू अ कंपनी, यस, वेरी गुड। केएमपी किसके रिलेशन में हम डिफाइन करें, कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं सोचूं केएमपी कौन होता है, उसमें कौन लोग आएंगे। चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, जैसे मैं मार्जिन में नोट्स बनाती हूँ तो मेरी नोट मेकिंग शुरू हो गई, यहां पर देखो, सीईओ, ठीक है, मैनेजिंग डायरेक्टर, मैनेजर, और ब्यूटी देखो एक्ट की, उसके नीचे ही मैनेजर और मैनेजिंग डायरेक्टर को डिफाइन किया। तो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर सीईओ, मैनेजिंग डायरेक्टर मैनेजर, एमजीआर लिखती हूं मैं हमेशा। कंपनी सेक्रेटरी, होल टाइम डायरेक्टर, डायरेक्टर हु इज इन होल टाइम एम्प्लॉयमेंट ऑफ द कंपनी। CFO, someone who is appointed as such. Any other officer not more than one level below the director. तो सपोज डायरेक्टर है टॉप लेवल पे, उसके नीचे ही एसोसिएट डायरेक्टर है, ठीक है, तो ये एसोसिएट डायरेक्टर भी मेरा केएमपी माना जाएगा। इसके नीचे वाला केएमपी नहीं है, ठीक है, ये केएमपी उसके नीचे वाला नहीं है। एनी सच ऑफिसर एज में बी प्रिस्क्राइब, मैंने एक नोट भी लिखा है, एज ऑफ नाउ नो ऑफिसर इज प्रिस्क्राइब, लेकिन हम हमेशा क्लाइंट्स को एडवाइस करेंगे कि भाई देखो आपकी केएमपी पॉलिसी होनी चाहिए, अदरवाइज किसी भी ऑफिसर को उन्होंने डाल दिया तो आगे फंस जाओगे। तो अभी तक तो कुछ प्रिस्क्राइब नहीं किया है, बट आप भी अपने कंपनी की केएमपी पॉलिसी बना लो, ताकि हमें भी तो पता चले कौन केएमपी है। ये तो आएंगे ही अदर ऑफिसर्स में, आप भी बताओ कौन केएमपी हो सकते हैं। इसको कैसे याद करके जाओगे, सीईओ, मैनेजिंग डायरेक्टर, मैनेजर, सीएस, सीएफओ, होल टाइम डायरेक्टर, any officer not one level below the director, any other officer as may be prescribed, ठीक है। लिस्टेड कंपनी की जो डेफिनेशन है ये हम चैप्टर 2 में डिस्कस करेंगे, उसमें बहुत डिटेल्स हैं, आई डोंट वांट टू डू इट। मैंने आपको ना एक टैबुलर फॉर्म में वो पूरी डेफिनेशन बना के दी बहुत अच्छे से, तो तभी पढ़ेंगे। मैनेजर, मैनेजिंग डायरेक्टर नॉट इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम, बट एक बार पढ़ लेते हैं, मतलब नॉलेज फाइनल लेवल में काम आ जाएगा, अभी नहीं अगर काम आया तो तभी काम आ जाएगा फिर। मैनेजर कौन होता है और मैनेजिंग डायरेक्टर कौन होता है, पहले कीवर्ड्स हाईलाइट कर लेते हैं। मैनेजर, सेम कलर्स रखना, हाँ, मैनेजर एक इंडिविजुअल होता है, लेकिन मैनेजिंग डायरेक्टर एक डायरेक्टर है। वाह मैम, क्या बात बोली आपने, मैनेजिंग डायरेक्टर डायरेक्टर होता है और वो इंडिविजुअल होता है। अच्छा, इंडिविजुअल क्यों बोला है, क्योंकि आपकी कंपनी में मेंबर्स या जो सब्सक्राइबर्स हैं
वो बॉडी कॉर्पोरेट्स भी हो सकते हैं, लेकिन वो मैनेजर नहीं हो सकते। मैनेजर कौन होता है? जो कंपनी को मैनेज करता है। कोई आर्टिफिशियल पर्सन मैनेज कर सकता है क्या? नहीं कर सकता। ये काम तो किसी इंडिविजुअल का ही होगा ना, जिसके पास दिमाग है, जो डिसीजंस ले सकता है, जजमेंट्स फॉर्म कर सकता है। तो मैनेजर मीन्स एन इंडिविजुअल, whereas मैनेजिंग डायरेक्टर इज अ डायरेक्टर। सेकेंड पॉइंट ऑफ डिफरेंस क्या है? कलर चेंज। यस, सब्जेक्ट टू द सुपरिंटेंडेंस कंट्रोल डायरेक्शन ऑफ द बोर्ड। तो जो मैनेजर होता है वो सुप्रीम अथॉरिटी नहीं है। कौन है ये मैनेजर? ही इज समवन हु इज अंडर द सुपरिंटेंडेंस। सुपरिंटेंडेंस मतलब निगरानी, नजर रखे हुए हमने। तुम उनको रिपोर्ट करोगे, तुम उनके कंट्रोल में हो, उनकी डायरेक्शंस फॉलोगे। किसकी? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की। तो कहना इसे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स सुप्रीम है, उसके नीचे आ जाता है हमारा मैनेजर। ठीक है, फिर मैनेजिंग डायरेक्टर ये क्या है? He by virtue of मतलब because of articles of the company or maybe an agreement with the company or by a resolution passed in either general meeting or board meeting is the managing director of the company। तो मैंने एक छोटा सा यहाँ पर नोट लिखना चाहिए। रेजोल्यूशन किसकी रेजोल्यूशन होगी? या तो वो जनरल मीटिंग में पास की हुई होगी या फिर बोर्ड मीटिंग में। जनरल मीटिंग या बोर्ड मीटिंग में आपने पास किया और बोला अरे डायरेक्टर्स, हम में से ये मैनेजिंग डायरेक्टर है, या फिर आपके आर्टिकल्स में लिखा है कि हम में से ये मैनेजिंग डायरेक्टर होगा, नाम लिखा है उसका, या फिर आपने उसके साथ अग्रीमेंट की है कि जितने भी डायरेक्टर्स हैं उनमें से ये हमारा मैनेजिंग डायरेक्टर होगा। अच्छा, अब जो मैनेजर है वो काम क्या करेगा? पहले कर लेते, धीरे धीरे और भी डिटेल में एक्सप्लेन करूंगी आपको। काम क्या करेगा? ही हैज द मैनेजमेंट ऑफ व्हाट? अभी अंडरलाइन करती हूँ। होल, सॉरी अंडरलाइन नहीं, बॉक्स में डालेंगे। होल और सब्सटैंशियली द होल ऑफ अफेयर्स ऑफ द कंपनी। ठीक है, या तो उसके पास पूरी अथॉरिटी है या सब्सटैंशियल अथॉरिटी है। सब्सटैंशियल मतलब कि होल नहीं लेकिन काफी ज्यादा। ठीक है, ऑफ द अफेयर्स ऑफ द कंपनी। ये जो मैनेजिंग डायरेक्टर है वो, इसके पास सिर्फ सब्सटैंशियल पावर्स ऑफ मैनेजमेंट है, होल नहीं है। देखा आपने, फर्क है ना। मैनेजर के पास होल हो सकता है या सब्सटैंशियल, इसके पास ये नहीं। मैम एक डाउट आ रहा है यहाँ पर, एक डाउट आ रहा है। सपोज मेरे पास मैनेजर है और मैनेजिंग डायरेक्टर भी है। अब आप बोलते हो मैनेजर के पास होल पावर है, फिर मैनेजिंग डायरेक्टर के पास सब्सटैंशियल कैसे आएगी? अच्छा डाउट है ना, समझा आपको मैंने क्या बोला? अगर मेरे पास मैनेजर है जिसको मैंने होल ऑफ द अथॉरिटी दी हुई, देखो मैंने यहाँ पे होल ऑफ द अथॉरिटी, लेकिन मेरे पास मैनेजिंग डायरेक्टर भी है जिसको मैंने सब्सटैंशियल पावर दी है। मैम दोनों, माय डियर स्टूडेंट, दोनों एक साथ हो ही नहीं सकते। तो आपकी कंपनी में या तो मैनेजर होगा या मैनेजिंग डायरेक्टर, दोनों नहीं होंगे, क्योंकि आप दो जन को होल या दो जन को सब्सटैंशियल पावर नहीं दे सकते। अगर आपके पास मैनेजर है तो आपको मैनेजिंग डायरेक्टर की जरूरत ही नहीं है, या आपके पास मैनेजिंग डायरेक्टर है जिसके पास सब्सटैंशियल पावर है तो आपको मैनेजर की जरूरत नहीं है। अच्छा, आपको दो मैनेजर्स की भी जरूरत नहीं है। मैम थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा है हमको यहाँ पर। मैनेजर तो जैसे मेरे अंकल है ना, वो सेल्स मैनेजर है, उनके फ्रेंड है ना वो परचेस मैनेजर है, मेरे जो रिलेटिव है वो फाइनेंस मैनेजर है। क्या हम उनकी बात कर रहे हैं? हम उनकी बात नहीं कर रहे, वो तो डिपार्टमेंट मैनेज करते हैं ना। ये तो पूरी की पूरी कंपनी की बात हो रही है। देखो, अफेयर्स ऑफ द कंपनी। तो हम कैन आई से एक बहुत ही वाइडर पिक्चर देख रहे हैं। हम लोकल जो वो छोटे छोटे लेवल्स होते हैं ना, ये डिपार्टमेंट का मैनेजर है, ये ब्रांच का मैनेजर है, हम उनकी छोटे लोगों की बात ही नहीं कर रहे हैं। हम उन लोगों की बात कर रहे हैं जो ऊपर की अथॉरिटी में बैठे होते हैं। समवन हु हैज सब्सटैंसिव पावर। सब्सटैंसिव मतलब कि वो कंपनी की काया बदल दे ऐसे डिसीजंस लेता है। मतलब यू कांट इवन थिंक कि अच्छा यार ये तो क्या सोचते हैं ये लोग। मेजर डिसीजंस लेते हैं वो, मर्जर करना चाहिए कि नहीं, या फिर मुझे इतने प्रोडक्ट्स इंट्रोड्यूस करने हैं कि नहीं, या मैं बजट बनाऊं पूरा, या मैं टारगेट्स दूं। ये हाई लेवल के जो डिसीजन होते हैं ना, वो टाइप ऑफ मैनेजर की मैं बात कर रही हूँ।
ठीक है, जो जो सब्सटैंशियल और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्रिटिकल डिसीजन मेकिंग में पार्टिसिपेट करते हैं, जो जो पूरी कंपनी को एज अ होल संभाल रहे हैं। तो ही मैनेजेस आइदर द होल और सब्सटैंशियली द होल ऑफ द अफेयर्स। ये भी सब्सटैंशियल पावर करता है, इसीलिए दो मैनेजर नहीं हो सकते, इसीलिए मैनेजर और मैनेजिंग डायरेक्टर दोनों साथ में भी नहीं आ सकते। अच्छा, नेक्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस क्या हो गया? इट इंक्लूड्स अ डायरेक्टर ऑक्यूपाइंग, नहीं मैं दूसरा पढ़ लिया, हाँ ये वाला है, सॉरी ये पहले पढ़ना, मैं वही बोलूँ मैनेजर में मैनेजिंग डायरेक्टर कहाँ से आ गया? इंक्लूड्स अ डायरेक्टर, इंक्लूड्स अ डायरेक्टर मैम मतलब मैनेजिंग डायरेक्टर? नहीं नहीं नहीं, इंक्लूड्स अ डायरेक्टर मतलब क्या? मैं डायरेक्टर हूं, क्या मैं मैनेजर नहीं बन सकती? मैं एक डायरेक्टर हूं, क्या मुझे, देखो अब मुझे मैनेजिंग डायरेक्टर ही बोलना है ऐसा किसने लिखा है? कौन बोल रहा है ये? वो तो कंपनी डिसाइड करेगी ना कि मेरी डेजिग्नेशन का नाम क्या होना चाहिए। मैं मैनेजर हूं और मैं डायरेक्टर भी हूं, क्यों नहीं हो सकती मैं? एज अ डायरेक्टर मैं कंपनी मैनेज कर रही हूँ, मैं एम्प्लॉय भी तो हो सकती हूँ ना। ठीक है, तो इंक्लूड्स अ डायरेक्टर, तो डायरेक्टर मैनेजर भी हो सकता है। इंक्लूड्स अ डायरेक्टर और एनी अदर पर्सन ऑक्यूपाइंग द पोजिशन ऑफ अ मैनेजर। ठीक है, पोजिशन ऑफ अ मैनेजर, मुझे मैनेजर की पोजिशन दी गई है बाय वॉट एवर नेम कॉल्ड, वेदर अंडर अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सर्विस और नॉट। ठीक है, मैनेजर कौन, मैनेजिंग डायरेक्टर कौन होता है? इट इंक्लूड्स अ डायरेक्टर ऑक्यूपाइंग द पोजिशन ऑफ अ मैनेजिंग डायरेक्टर बाय वॉट एवर नेम कॉल्ड। तो मैनेजिंग डायरेक्टर मैं तब बनूंगी जब मुझे डायरेक्टर है, पहले मैं डायरेक्टर हूं। अच्छा, मेरा ना एक पॉइंट है, मैं डायरेक्टर नहीं हूं, मैं डायरेक्टर नहीं हूं, क्या मैं मैनेजर हो सकती हूँ फिर भी? हाँ बिल्कुल, मैनेजर बनने के लिए मुझे सिर्फ एक इंडिविजुअल होना पड़ेगा, है ना? तो मैं डायरेक्टर नहीं हूं लेकिन मैं फिर भी मैनेजर हो सकती हूँ। मैं डायरेक्टर हूं, क्या मैं मैनेजर हो सकती हूँ? हाँ मैं फिर भी मैनेजर हो सकती हूँ। अच्छा, इतना समझा ना? मैं डायरेक्टर नहीं हूं फिर भी मैं मैनेजर बन सकती हूँ, मैं डायरेक्टर हूं मैं फिर भी मैनेजर बन सकती हूँ। तो मैनेजर एक बहुत अच्छी पोजीशन है, किसी को भी डाल दो, लेकिन मैनेजिंग डायरेक्टर होने के लिए मुझे डायरेक्टर होना जरूरी है। मैं डायरेक्टर नहीं हूं ना, तो मैं मैनेजिंग डायरेक्टर नहीं बन सकती। आर यू गेटिंग मी? तो कोई भी मैनेजर बन सकता है, लेकिन सिर्फ एक डायरेक्टर ही मैनेजिंग डायरेक्टर बने। अच्छा, सो इट इंक्लूड्स अ डायरेक्टर ऑक्यूपाइंग अ पोजीशन ऑफ अ मैनेजिंग डायरेक्टर। इसीलिए तो स्टूडेंट्स यहां पर इंक्लूड्स अ डायरेक्टर लिखा है, यहां पर डायरेक्टर और एनी अदर पर्सन लिखा है, क्योंकि मैनेजर होने के लिए आपको डायरेक्टर होना जरूरी नहीं है। ओके, आई होप यू गॉट द डिफरेंस। इसीलिए मैंने ना स्टेप बाय स्टेप आपके साथ में पढ़ रही थी। देखो, ये मेरा सबसे पहला प्रोविजन, ये भी मेरा पहला नहीं, ये मेरा पहला प्रोविजन था कि इट मीन्स एन इंडिविजुअल, हियर इट मीन्स अ डायरेक्टर। ही इज सब्जेक्ट टू द सुपरिंटेंडेंस कंट्रोल डायरेक्शन ऑफ द बोर्ड, वो बोर्ड को रिपोर्ट करता है, उनकी डायरेक्शंस फॉलो करता है। यहाँ पर मैनेजिंग डायरेक्टर मैं बनी थी क्योंकि मेरा नाम आर्टिकल्स में या फिर मेरा एग्रीमेंट है कंपनी के साथ, या मुझे मैनेजिंग डायरेक्टर बनाने के लिए रेजोल्यूशन पास की गई थी। मेरे पास होल या सब्सटैंशियली होल पावर है एज अ मैनेजर, यहां पर मेरे पास सिर्फ सब्सटैंशियल पावर है। दोनों एक साथ एग्जिस्ट को एग्जिस्ट नहीं कर सकते, या तो मैनेजर होगा या कंपनी में मैनेजिंग डायरेक्टर होगा। मैनेजर होगा तो एक ही होगा, मुझे दूसरे की जरूरत ही नहीं है। मैं अगर डायरेक्टर हूं तो भी मैं मैनेजर बन सकती हूँ, मैं डायरेक्टर नहीं हूं तो भी मुझे मैनेजर बनाया जा सकता है, लेकिन मैनेजिंग डायरेक्टर बनने के लिए मुझे डायरेक्टर होना जरूरी है। अच्छा, अब एक्ट की ब्यूटी देखो, ब्यूटी देखो, मैंने यहां पर सब्सटैंशियल सब्सटैंशियल वर्ड यूज किया है, कितना जेनेरिक हो सकता है ना, मतलब सब्सटैंशियल में कुछ भी आ सकता है। एम्बिग्विटी हटाने के लिए उन्होंने सब्सटैंशियल वर्ड को एक्सप्लेन किया है। कैसे एक्सप्लेन किया देखो, फॉर द पर्पस ऑफ दिस क्लॉज द पावर टू डू एडमिनिस्ट्रेटिव एक्ट, ये हम हाईलाइट कर लेंगे, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। द पावर टू डू एडमिनिस्ट्रेटिव एक्ट ऑफ रूटीन नेचर, ये तो कोई भी कर लेगा, बस अथॉरिटी दे दो। वेन ऑथराइज बाय द बोर्ड, ये भी जरूरी है ना, ऐसे ही बस मुझे आज कुछ नया काम करने का सूझा नहीं, आपको बोर्ड ने अथॉरिटी दी है तो ही आप रूटीन काम कर सकते हो, ये भी मेरे लिए इंपॉर्टेंट है। ऑथराइज बाय द बोर्ड, अच्छा, तो मुझे कोई एडमिनिस्ट्रेटिव काम या रूटीन काम करने की अथॉरिटी बोर्ड ने दी है, उसमें क्या आएगा, क्या रूटीन काम हो सकता है? देखो लिस्ट दी है आपको, कॉमन सील अफिक्स करना,
चेक को ड्रॉ या एंडोर्स करना, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट को ड्रॉ या एंडोर्स करने की मेरे पास अथॉरिटी है। टू साइन एनी सर्टिफिकेट ऑफ शेयर, शेयर सर्टिफिकेट साइन करने की या ट्रांसफर फॉर्म्स साइन करने की, उसे हम सब्सटेंशियल पावर नहीं मानेंगे। ये रूटीन काम है। अब सोचो ना, मुझे साइन करने की अथॉरिटी है चेक या नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एंडोर्स करने की, तो मेरे माइंड में मैं सडनली सोचने लग गई, आई हैव लॉट ऑफ पावर। अरे मैं तो मैनेजर हूं, हेलो, ये रूटीन काम है। ये करने के लिए किसी ना किसी को तो अपॉइंट करना ही था। अभी डायरेक्टर सारे तो नहीं साइन करेंगे ना, या कोई सब ऑथराइज सिग्नेटरीज तो नहीं होंगे। चेक इतना सही होता है, उसमें किसी एक या दो पर्सन का ही साइन होगा ना, तुम उनमें से एक हो। ये रूटीन काम है, कंपनी को हजारों चेक साइन करने पड़ते हैं, ये रूटीन काम है। ये सब्सटैंशियल पावर वाला काम नहीं है, ऑल्दो तुम्हारे माइंड में तुम सोच रहे हो बहुत बड़ा काम है, लेकिन ये रूटीन काम है। इसकी क्लैरिटी यहाँ पर दी है, ठीक है। तो ये जो रूटीन काम है, एडमिनिस्ट्रेटिव काम है, लाइक फॉर एग्जाम्पल सच एज, ये फाइनल लिस्ट नहीं है, ये सिर्फ एग्जाम्पल्स दिए हैं उन्होंने, दैट इज नॉट कंसिडर्ड एज सब्सटैंशियल पावर। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं हम। ये देख लो एक बार, आपने सारी मार्किंग्स कर ली है ना अच्छे से? ओके, ठीक है। फिर ये मेंबर कौन होता है? हु इज अ मेंबर? तो ये मेरे नोट्स हैं, ये तभी के बने हुए हैं जब सिलेबस में मेंबर और शेयर होल्डर के बारे में डिटेल्स थी, डिफरेंस बिटवीन था। अब उन्होंने मॉड्यूल से निकाल दिया, बट मेरे नोट्स थे मेरे पास, तो मैंने सोचा आपके साथ शेयर करती हूँ। मेंबर कौन होता है? देखो, मैं मेंबर तभी बनूंगी जब मेरा नाम रजिस्टर में आएगा। तो मेंबर वो होता है जिसका नाम रजिस्टर ऑफ मेंबर में है। मैंने शेयर्स खरीद लिए, लेकिन क्या है ना, वो प्रोसीजर होता है ना, 2-3 दिन लग जाते हैं वो रजिस्टर अपडेट होने में। अगर फिजिकल शेयर्स है तो और भी ज्यादा टाइम लगता है, और कंपनी रोज रजिस्टर ऑफ मेंबर्स अपडेट नहीं करती है। अगर डीमैट में भी होगा तो रोज अपडेट नहीं होता है। तो आगे पढ़ेंगे वो, अभी नहीं, अभी आप इतना ही समझ लो कि मेंबर वो होता है जिसका नाम रजिस्टर में है, बट नाम आने में थोड़ा टाइम लग जाता है। मेरे पास तो शेयर्स हैं, तो आप शेयर होल्डर हो। जब आपका नाम रजिस्टर में आ जाएगा तो आप मेंबर कहलाए जाओगे। नॉर्मली शेयर होल्डर एंड मेंबर, दीज टू वर्ड्स आर यूज इंटरचेंजेबली। लेकिन ऐसी सिचुएशंस हैं जहां पर आप मेंबर हो लेकिन आपके पास शेयर्स नहीं है, आप शेयर होल्डर हो लेकिन आपका नाम रजिस्टर में नहीं है, इसलिए आप मेंबर नहीं हो। तो ऐसी सिचुएशंस आती हैं, आई विल डिस्कस दैट विद यू। बट फिलहाल इतना समझ लो, मेंबर मीन्स अ पर्सन हुज नेम इज अपीयर्स इन द रजिस्टर ऑफ मेंबर्स। तो मेरा नाम अगर रजिस्टर ऑफ मेंबर में है तो मैं मेंबर हूं, अदरवाइज मैं नहीं हूं। अच्छा, अब मेंबर बनने के कई तरीके होते हैं, जैसे सब्सक्राइबर टू द मेमोरेंडम, या फिर राइटिंग में मैंने अप्लाई कर दिया। अब ये सब्सक्राइबर कौन होता है? सब्सक्राइबर इज अ पर्सन हु सब्सक्राइब या परचेसेस द नंबर ऑफ शेयर्स मेंशन्ड अगेंस्ट देयर और हिज नेम इन द मेमोरेंडम। So subscribers are persons who sign the memorandum and agree to purchase the number of shares mentioned against their name. मैंने और मेरे कॉलीग ने हमारी कंपनी इनकॉर्पोरेट की थी, तो 1-1 लाख रुपया डाला था हमने। पैसा दे रही हूँ तो मुझे तो शेयर चाहिए, तो मुझे फेस वैल्यू 10 था, 10,000 शेयर्स मिल गए मुझे, उसको भी 10,000 मिले। हम सब्सक्राइबर बन गए। क्यों? क्योंकि हमने मेमोरेंडम साइन किया, और जो टेबल थी वहां पर उसमें हमने लिखा कि हम 10-10 हजार शेयर्स के लिए, फेस वैल्यू 10 है तो 1-1 लाख रुपया दे रहे हैं कंपनी को या देंगे। ऐसा जरूरी नहीं है कि आपने साइन कर दिया तो आपको तुरंत पैसे देने, वो 180 डेज का टाइम दिया जाता है आपको। अच्छा, ऐसा जरूरी नहीं है कि आपने साइन कर दिया तुरंत रजिस्टर अपडेट हो गया, ऐसा नहीं होता है। हाँ, लेकिन जैसे ही आप साइन करके एग्री कर लेते हो कि हाँ हम पैसा देंगे, यू आर फ्रॉम दैट डे कंसिडर्ड एज मेंबर। फिर भले ही आपका नाम रजिस्टर में नहीं आया है, भले ही आपने एक्चुअली में पैसा नहीं दिया, भले ही आपने कोई एप्लीकेशन फॉर्म नहीं फिल किया, अलॉटमेंट हुई नहीं अभी तक, आपको मेंबर माना जाएगा। भाई इतनी क्या जल्दी थी उसको मेंबर बनाने की? मान लो कि अब कंपनी इनकॉर्पोरेट हो गई, 4 दिन में मैंने 1 लाख की लाइबिलिटी इनकर कर दी, फिर कंपनी को मैंने वाइंडिंग अप में डाल दिया। भाई पैसा कौन देगा उसको? मेंबर के रजिस्टर में किसी का नाम तो लिखा नहीं, किसी और पर्सन को तो शेयर इशू किए नहीं, कौन रिस्पॉन्सिबल होगा? तो इसीलिए तुरंत किसी को रिस्पॉन्सिबल करने के लिए हमने बोला सब्सक्राइबर टू, बिकॉज ऑफ द फैक्ट दैट यू आर अ सब्सक्राइबर, तू मेंबर माना जाएगा। फिर ठीक है, बाद में आप उनको शेयर्स अलॉट करते हो, उनका नाम रजिस्टर में आता है, वो बाद की बात है। बट जैसे ही वो एग्री कर लेता है कि हाँ मैं सब्सक्राइबर हूं,
तू मेंबर है भाई, तू तो मेंबर बन गया. So person is considered as a member as soon as they agree to purchase the shares of the company. You need not write all this. ये आपके सिलेबस में नहीं है, सिर्फ आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए कि मेंबर कौन होता है, शेयर होल्डर कौन होता है. तो जैसे ही उन्होंने एग्री कर लिया तो वो मेंबर माने जाएंगे. Application allotment is not required to hold them responsible as contributories at the time of winding up. तो अरे इसको तो शेयर्स अलॉट भी नहीं हुए और कंपनी वाइंडिंग अप में चलेगी, फिर भी वो लायबल है बिकॉज ऑफ द फैक्ट दैट ही इज अ सब्सक्राइबर. सब्सक्राइबर्स दे आर लायबल इवन इफ देयर नेम इज नॉट मेंशन्ड इन द रजिस्टर. मैंने बताया था ना आपको, मेंबर वही होता है जिसका नाम रजिस्टर में है, इसका तो नाम भी नहीं है, फिर भी वो सब्सक्राइबर होने के फैक्ट की वजह से लायबल हो जाएगा. सब्सक्राइबर कैन नॉट रिसेंड और रिफ्यूज टू परचेज द शेयर्स विच आर मेंशन्ड अगेंस्ट हिम. क्योंकि तुमने प्रॉमिस किया, तुम्हारे प्रॉमिस के बेसिस पे हमने आगे लायबिलिटीज इनकर करना शुरू कर दिया. अब कंपनी वाइंडिंग अप में जा रही है, पैसा कौन देगा? दो चलो, तुम ऐसे कैंसिल नहीं कर सकते कॉन्ट्रैक्ट, तुम सब्सक्राइबर हो, तुम्हारे लिए रूल्स अलग है. अच्छा, बाद में जाकर कोई भी पर्सन रिटन एप्लीकेशन से you can apply and you can purchase the shares of the company. So written application is required, oral is not valid. तो आप बाद में भी मेंबर बन सकते हो. अच्छा मेरी बात सुनो, ये जो सब्सक्राइबर है, ये बाद में उसको शेयर्स तो मिलेंगे ही, तो वो शेयर होल्डर है ही है, लेकिन हर शेयर होल्डर सब्सक्राइबर नहीं होगा. क्योंकि आप बाद में भी शेयर्स खरीद सकते हो, तो बाद में आप शेयर होल्डर हो, लेकिन आप सब्सक्राइबर थोड़ी ना हो. तो सब्सक्राइबर वही पर्सन होगा जो मेमोरेंडम पे नाम लिखता है, साइन करता है और परचेज करता है जो नंबर ऑफ शेयर्स मेमोरेंडम में लिखे. तो ही इज अ पर्सन हु बेसिकली इनकॉर्पोरेट्स द कंपनी, ही इज द फर्स्ट शेयर होल्डर ऑफ द कंपनी. ठीक है, वो फर्स्ट शेयर होल्डर होते हैं सब्सक्राइबर्स. बाद में जो परचेज करते हैं वो भी मेंबर्स बन सकते हैं. अच्छा, if the name appears as a beneficiary in the records of the depository. मेरे डीमैट के शेयर्स हैं, तो मैंने तो शेयर्स खरीद लिए, लेकिन रोज थोड़ी ना रजिस्टर ऑफ मेंबर्स अपडेट होता है, रोज थोड़ी ना होते हैं. तो लॉ क्या बोलता है, ठीक है आपकी कंपनी के शेयर्स लिस्टेड हैं, कोई ना कोई डिपॉजिटरी होगी, वो डिपॉजिटरी रिकॉर्ड्स मेंटेन कर रही है ना कि कौन शेयर्स परचेज कर रहा है, सेल कर रहा है, क्योंकि रोज तो कितनी ट्रेडिंग होती है. इट्स नॉट पॉसिबल फॉर मी टू अपडेट द रजिस्टर. तो जो रिकॉर्ड्स डिपॉजिटरी मेंटेन कर रहा है वही आपका रजिस्टर माना जाएगा. एंड अगर आपका नाम बेनिफिशियरी के तौर पे लिखा जा रहा है इन द रिकॉर्ड्स ऑफ द डिपॉजिटरी, आप मेंबर हो, तो आपका नाम उनके रिकॉर्ड्स में होना चाहिए, तो हम मानेंगे कि आप मेंबर हो. तो दैट रिकॉर्ड इज इटसेल्फ कंसिडर्ड एज द रजिस्टर ऑफ मेंबर्स ऑफ द कंपनी. ठीक है, तो ये था हमारा मेंबर के बारे में. अच्छा, मैं मेंबर हूं लेकिन मैं शेयर होल्डर नहीं हूं, मैम आपने वो बताया था, तो एग्जांपल के तौर पे एक्सप्लेन करो. सपोज मैंने आपको मेरे कंपनी के शेयर्स ट्रांसफर कर दिए. ठीक है, मैं एक्स हूं, मैंने अपने शेयर्स आपको दे दिए, मैंने ट्रांसफर कर दिए शेयर्स फिजिकल फॉर्म में, मेरी प्राइवेट कंपनी है, तो मैं मेंबर हूं क्योंकि मेरा नाम अब भी रजिस्टर में है, अब तक वो ट्रांसफर फॉर्मेलिटीज कंप्लीट नहीं हुई है, मैं मेंबर हूं. लेकिन आपके पास वो शेयर्स आ गए तो आप शेयर होल्डर बन गए. जब ये फॉर्मेलिटीज पूरी हो जाएंगी, शेयर्स आपके नाम पे आ जाएंगे, आपका नाम रजिस्टर में आ जाएगा, तो आप शेयर होल्डर के साथ साथ मेंबर भी बन जाओगे. ठीक है, तो जब ट्रांसफर फॉर्मेलिटीज पूरी नहीं होती हैं, देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि मेरा नाम रजिस्टर में है तो मैं मेंबर हूं, लेकिन शेयर्स मैंने आपको सेल कर दिए तो आप शेयर होल्डर हो. ये मेमोरेंडम जो सब्सक्राइब करता है वो इमीडिएटली मेंबर बन जाता है, भले ही उसको मैंने शेयर्स अलॉट किए हो या नहीं हो, तो वो मेंबर है लेकिन वो शेयर होल्डर नहीं है फिलहाल. ठीक है, तो ऐसी सिचुएशंस हो सकती है जहां पर मेंबर और शेयर होल्डर अलग होते हैं. मेंबर वही होता है जिसका नाम रजिस्टर में है, इतना आपको याद रखना है. गोइंग बैक टू दिस, सो इन रिलेशन टू अ कंपनी, हम कौन से मेंबर की बात कर रहे हैं, हम कोऑपरेटिव सोसाइटी के मेंबर की बात नहीं कर रहे हैं, हम कंपनी के रिलेशन में जो मेंबर है उसी की बात कर रहे हैं. इट मीन्स हम अंडरलाइन करेंगे, हाईलाइट करेंगे, सब्सक्राइबर टू द मेमोरेंडम. ठीक है, सब्सक्राइबर को मेंबर माना जाता है. ओके, सब्सक्राइबर टू द मेमोरेंडम who is deemed to have agreed to become the member on the registration, his name will be entered in the register of members. नहीं भी किया तो भी he is liable as a contributory. तो हाँ, he is deemed to have agreed, ये agreed word है, जैसे ही आप एग्री कर देते हो आप फंस जाते हो, फिर तो आपको शेयर्स लेने ही पड़ेंगे, तो आप मेंबर माने जाओगे. डीम्ड है ना, देखो डीम्ड है. ओके, एवरी अदर पर्सन, तो एवरी अदर पर्सन को हम हाईलाइट करेंगे. एवरी अदर पर्सन हु अग्रीज इन राइटिंग, राइटिंग इज द रिक्वायरमेंट ऑफ लॉ, ओरल एप्लीकेशन भी नहीं चलेगी, पर्सन हैज टू अप्लाई इन
writing, so every other person who agrees in writing to become member and whose name is entered in the register of members. मैंने आपको बताया था member वही होता है जिसका नाम register में है, whose name is entered in the register. Every person holding shares of the company but whose name is entered as a beneficial owner in the records of the depository. रोज रोज थोड़ी ना हम अपने रजिस्टर को अपडेट करते हैं, तो शेयर्स जब डीमैट फॉर्म में होते हैं वो डिपॉजिटरी के पास पड़े हैं. अगर आपका नाम एज अ बेनिफिशियल ओनर एंटर्ड है इन द रिकॉर्ड्स ऑफ द डिपॉजिटरी, आप कंपनी के मेंबर माने जाओगे. ठीक है, क्योंकि कंपनी भी अपना रजिस्टर अपडेट करने के लिए वो रिकॉर्ड्स मंगवाती है फ्रॉम द डिपॉजिटरी, तो यही रजिस्टर माना जाएगा. अगर आपका नाम वहां पे एज अ बेनिफिशियल ओनर है देन यू आर अ मेंबर. तो ये थी हमारी मेंबर की डेफिनेशन क्लॉज 55 में. 56 हमको मेमोरेंडम के बारे में बताता है. मेमोरेंडम को डिफाइन किया है सेक्शन 2 क्लॉज 56 में. मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन मीन्स अ मेमोरेंडम विच इज ओरिजिनली फ्रेम्ड ओके एट द टाइम ऑफ इनकॉर्पोरेशन and as altered from time to time. तो जो alteration हमने करी है that is also included in memorandum. अच्छा, नेटवर्थ क्या होता है? नॉट इम्पॉर्टेंट फॉर एग्जाम, मुझे नहीं लगता इस पे क्वेश्चन आएगा, बट ठीक है, एक बार आपको पता होना चाहिए. कीवर्ड्स हैं, उसकी इक्वेशन बना लेते हैं. देखो, नेटवर्थ क्या होता है? व्हाट इज द वर्थ, मतलब कंपनी के पास पैसा कितना है. तो इट इज एन एग्रीगेट ऑफ पेड, आप मेरे साथ लिख सकते हो, पेड अप शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व्स आएगा जो प्रॉफिट्स में से क्रिएट किए हैं हमने, प्लस सिक्योरिटीज प्रीमियम, प्लस और माइनस P&L अकाउंट. प्लस और माइनस क्यों लिखा है? क्योंकि पॉजिटिव या फिर नेगेटिव, डेबिट और क्रेडिट बैलेंस दोनों हो सकता है. तो पॉजिटिव बैलेंस इज द क्रेडिट बैलेंस, नेगेटिव इज द डेबिट बैलेंस. आफ्टर डिडक्टिंग मतलब आप रिड्यूस करोगे इसमें से एक्यूमुलेटेड लॉसेस, आप इसमें से जो ये अमाउंट है इसमें से रिड्यूस करोगे मिसलेनियस एक्सपेंडिचर एंड डेफर्ड एक्सपेंडिचर टू द एक्सटेंट नॉट रिटन ऑफ. But it does not include, okay, it does not include reserves created out of revaluation of assets. क्यों? क्योंकि ये एक्चुअल रिजर्व, ये एक्चुअल मनी रिप्रेजेंट ही नहीं करता. आपने एसेट को रीवैल्यू किया है, क्या इज दैट मनी? क्या वो रिजर्व आप किसी चीज के लिए यूज कर सकते हो? नहीं, वो फ्री रिजर्व्स है ही नहीं. वो रिजर्व माना जाएगा, बट उसको यहां पर वर्थ में नहीं गिना जाएगा, बिकॉज वो बेच के या वो एनकैश करके आपको कुछ मिलने नहीं वाला है. Write back of depreciation and amalgamation, this also does not represent actual money, इसीलिए उसे include नहीं किया जाएगा while calculating net worth. Not important for exam. Notification मतलब जो ऑफिशियल गैजेट में पब्लिश होता है, ठीक है. नोटिफाई को भी उसी एंगल से हम सोचेंगे. नोटिफिकेशन ऑफिशियल गैजेट इज एन ऑफिशियल पब्लिकेशन जो वीकली बेसिस पे दी जाती है. पब्लिक अनाउंसमेंट्स की जाती हैं इस तरीके से, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के थ्रू ये अनाउंसमेंट्स हैं.